आगे बढ़ते हैं और हीट कैपेसिटी के दो टाइप्स हमने शुरुआत कर दी थी हीट कैपेसिटी की, और हमने जनरल हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और दूसरा होता है मोलर हीट कैपेसिटी। क्या फर्क है हीट कैपेसिटी से? हीट कैपेसिटी में हमने बोला इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं होती है। इन दोनों में अमाउंट स्पेसिफाइड होती है पहले से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन देखिए मैंने लिखी है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of any substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। यानी अमाउंट इन ग्राम्स फिक्स है, एक ग्राम किसी भी चीज की बात हो रही है यहाँ पर, सो यू हैव फिक्स्ड द अमाउंट। तो बाय चांस अगर मैं 10 ग्राम अमाउंट आपको देकर या 100 ग्राम अमाउंट आपको देकर बोलूं कि इसके 1 डिग्री चेंज, इसमें से आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालो, तो आप 100 ग्राम के लिए पहले 1 डिग्री चेंज निकालेंगे और फिर डिवाइड बाय 100 करेंगे, क्योंकि 100 ग्राम के लिए x तो 1 ग्राम के लिए x बाय 100। ऑफ कोर्स टेम्परेचर चेंज जो है उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी डिवाइडेड बाय 100 टू गेट फॉर 1 ग्राम। सो यहाँ पर फॉर्मूले में अगर आप ओरिजिनल फॉर्मूले से कंपेयर करें तो वहां पर केवल था हीट सप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर डिनोमिनेटर में मास ऑफ द सब्सटेंस टेकन, जो भी मास है उसका जितना भी अमाउंट अपन ने ग्राम्स में लिया है उससे यहाँ पर डिवाइड करना है। दिस मास इज टू बी टेकन इन ग्राम्स। ठीक है, सो आपका फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन एम डेल्टा टी। Q अपॉन एम डेल्टा टी ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट होगी। इसलिए इंडिपेंडेंट होगी क्योंकि मास तो हमने डेफिनेशन में पहले ही डिफाइन कर दी है कि 1 ग्राम होना चाहिए। तो अब आप 10 ग्राम लो, 100 ग्राम लो, 1000 ग्राम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आपको निकालना 1 ग्राम का ही है। और किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए चेंज इन टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री ले रहे हो तो हीट फिक्स होगी, सेम होगी। कितना भी चेंज इन टेम्परेचर हो, अगर चेंज इन टेम्परेचर फिक्स है तो हीट भी फिक्स ही होगी। ठीक है, 1 ग्राम के लिए तो 100 ग्राम के लिए जो भी आएगी डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, 10 ग्राम के लिए जो भी आएगी डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। इस तरह से आपको उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी अमाउंट फिक्स हो गया, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। अब आपने क्या किया, इसको कांस्टेंट प्रेशर पे कंसिडर कर लिया, तो Cp स्पेसिफिक विल बी गिवन बाय Qp बाय m डेल्टा टी। ये Qp हो जाएगा बाय m डेल्टा टी। Qp डेल्टा H होता है तो इट इज डेल्टा H बाय m डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर विच इज dH बाय m dt एट कांस्टेंट प्रेशर। उसी तरह से Cv स्पेसिफिक में Qv बाय m डेल्टा टी हो जाएगा और Qv को हम डेल्टा E लिखेंगे, सो डेल्टा E बाय m डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू dE बाय m dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस तरह से आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले मिल जाते हैं। इसके बाद में आता है मोलर हीट कैपेसिटी एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादातर क्वेश्चंस मोलर हीट कैपेसिटी पे बेस्ड पूछे जाते हैं, सो दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं क्या डेफिनेशन है। इससे और इसमें फर्क ये हो जाएगा कि यहाँ 1 ग्राम की बात होती है, यहाँ 1 मोल की बात होती है। दैट मीन्स इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of any substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin temperature। तो मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें तो हीट सप्लाइड बाय, जैसे यहाँ पर हमने मास लिया था वैसे यहाँ पर मोल लेंगे बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्योंकि अमाउंट हम ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं। Cp मोलर इज Qp बाय n डेल्टा टी, डेल्टा H बाय n डेल्टा टी, dH बाय n dt। उसी तरह से Cv मोलर इज Qv बाय n डेल्टा टी, डेल्टा E बाय n डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dE बाय n dt। यानी फॉर्मूले बहुत प्रेडिक्टेबल है, लेकिन यहां से आपको 2 फॉर्मूले मिलते हैं, ये दोनों। ठीक है, और ये जो फॉर्मूले हैं ये यहां से आते हैं। अगर आप यहां से डेल्टा H को फ्री करोगे तो ये आएगा n इंटू Cp मोलर इंटू डेल्टा टी। उसी तरह से डेल्टा E को फ्री करोगे तो आएगा n Cv मोलर डेल्टा टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और इन न्यूमेरिकल्स पे आपको ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनके अंदर आपको ये फॉर्मूले सीधे सीधे यूज करने को आएंगे। सो यू कैन नोट देम डाउन। डेल्टा H इज NCP मोलर डेल्टा टी, डेल्टा E इज NCV मोलर डेल्टा टी। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। CS और CM कुछ रिलेशंस हैं हीट कैपेसिटीज जो टाइप्स हैं उनके अंदर। तो उसमें सबसे पहला रिलेशन जो आता है वो आता है CS और CM के बीच में। CS क्या होता है, स्पेसिफिक, और CM क्या होता है, मोलर। देखो एक सिंपल सी चीज है, स्पेसिफिक 1 ग्राम के लिए, मोलर 1 मोल के लिए। 1 मोल के अंदर मोलर मास के बराबर
अमाउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन की बात करूं तो इट इज 32 ग्राम्स, और 1 ग्राम उसी के लिए बात करूं तो अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं तो 1 ग्राम की तुलना में 1 मोल वाला अमाउंट 32 टाइम्स ज्यादा है। तो कितने टाइम्स ज्यादा है? मोलर मास टाइम्स ज्यादा है। तो सिंपल सी चीज है, मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मोलर मास, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऑल दीज रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में एक रिलेशन आता है सीपी मोलर और सीवी मोलर के बीच में। ध्यान रखिएगा, ये जो रिलेशन है ये केवल मोलर हीट कैपेसिटीज के बीच में एप्लीकेबल है, सीपी मोलर और सीवी मोलर के बीच में एप्लीकेबल है। एंड दिस इज अ सिंपल रिलेशन, सीपी मोल माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सीपी मोलर माइनस सीवी मोलर इज इक्वल टू आर। आर यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आर यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अगर जूल में हो तो 8.314 रखिए और कैलोरीज में हो तो 2 रखिए। ठीक है, चलिए अगला एक और रेशो होता है, रिलेशन तो नहीं कह सकते, ये रेशो है सीपी और सीवी का। सीपी अपॉन सीवी है बेसिकली ये, विच इज नोन एज गामा। इसे हम गामा से डिनोट करते हैं, यानी कि अगर आप बात करें सिंबॉलिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो गामा से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस रेशो को पॉइजन्स रेशो के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गैसेस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, जिसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल, ये रिलेशन भी आपको बहुत काम आएगा। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कितने एटम्स गैस में है। मोनो एटॉमिक जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन तो नहीं है। अगर डायटॉमिक है तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स तो नहीं है। या फिर ट्राई एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स तो नहीं है, जैसे कि CO2 हो गया विच इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, CH4 हो गया, SO2 हो गया, इस तरह के, अमोनिया हो गया, इस तरह के मॉलिक्यूल्स तो नहीं है। सीवी और सीपी की वैल्यूज जो हैं, मोनो एटॉमिक के लिए 3/2 R, 5/2 R, ये आपको डायरेक्ट याद कर लेनी है, डोंट गो इनटू द डेरिवेशंस। ठीक है, और जब आप रेशो लेंगे सीपी बाई सीवी का तो 5/2 R बाई 3/2 R करेंगे, 5/3 1.66 आएगा। उसी तरह से डायटॉमिक के लिए 5/2 R और 7/2 R का, 7/2 R और 5/2 R का रेशो लेंगे तो 7/5 आएगा विच इज 1.4। एंड फाइनली ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए 4R/3R दैट इज 4/3। तो ये वैल्यूज आप सीधे सीधे याद रख लीजिए। ऑल्दो केमिस्ट्री में इनका यूज हमें कम आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आता है। फिजिक्स में आप गामा का यूज, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेसेस के लिए गामा का यूज आप बहुत ज्यादा करते हैं, तो केमिस्ट्री में कभी काम आए तो ये रिलेशंस जो हैं, जो मैंने आपको बताए, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगले सेक्शन के अंदर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम हीट कैपेसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आर्गन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 0.075 कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी CV स्पेसिफिक आपको दे रखा है 0.075। आपको मोलर हीट कैपेसिटीज निकालनी है। तो सबसे पहले तो CV मोलर जो होता है वो CV स्पेसिफिक इंटू मोलर मास होता है। CV स्पेसिफिक 0.075 है इंटू मोलर मास ऑफ आर्गन, ये ब्रैकेट में आपको दे रखा है 40। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, 3 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। CV मोलर आ गया। अब आपके पास में फॉर्मूला है CP मोलर माइनस CV मोलर इज इक्वल टू R। ठीक है, यहाँ पर CP मोलर माइनस CV मोलर की वैल्यू 3 इज इक्वल टू R की वैल्यू 2। सो CP मोलर की वैल्यू जो है यहाँ पर 5 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और ये पहला आंसर 3 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। सो दीज आर द टू आंसर्स, 3 कैलोरी पर केल्विन पर मोल और दूसरा 5 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 moles of oxygen is heated at constant volume from 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो, इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, NCV मोलर इंटू डेल्टा T। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर दे रखा है CP मोलर। तो सबसे पहले देखो, CP मोलर माइनस CV मोलर इज इक्वल टू R। इसका यूज करके हम CV मोलर निकालेंगे। CP मोलर इज 7 माइनस CV मोलर इज इक्वल टू 2। तो CV मोलर की वैल्यू जो है ये हो गई 5। फॉर्मूले में पुट कीजिए। 5 मोल ऑक्सीजन है,
सीवी मोलर की वैल्यू आपको दे रखी है 5 एंड चेंज इन टेम्परेचर इज 10 to 20 यानी 10 डिग्री का चेंज है. सो आंसर विल बी 5 into 5 25 into 10 that is 250 कैलोरीज. दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. सीपी मोलर फॉर वाटर इज 75 जूल पर केल्विन पर मोल. सो सीपी मोलर आपको दे रखा है. 1 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर पे अप्लाई करने वाली हीट को हम कहते हैं डेल्टा एच. डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है एनसीपी मोलर इंटू डेल्टा टी. ठीक है. डेल्टा एच की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 1 किलो जूल. 1 किलो जूल को हम जूल में बदलेंगे क्योंकि ये वैल्यू आपको जूल में दे रखी है. देखिए ठीक है 75. 1000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. वाटर के लिए 100 डिवाइडेड बाय 18 मास अपॉन मोलर मास करना है हमें. ठीक है. सीपी मोलर की वैल्यू आपको दे रखी है 75 और डेल्टा टी आपको पूछा है. ठीक है. ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. सो डेल्टा टी की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो होगी 180 डिवाइडेड बाय 75. ठीक है. 5 से इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 5 3 टाइम्स 15 305 6 30 और यहाँ पर हो जाएगा 5 से 1 टाइम्स 5 5 5 25 यानी 36 डिवाइडेड बाय 15 15 2 30 0.60 15 4 60. दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर 2.4 केल्विन. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इसमें 3 क्वेश्चंस एक्चुअली हैं. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट. क्वेश्चन क्या है सबसे पहले देखें. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 9 ग्राम्स ऑफ वाटर फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस. हीट आपको पूछी है. ठीक है. इफ हीट कैपेसिटी इज, अब देखो यहाँ पर हीट कैपेसिटी आपको नहीं दी गई है. यहाँ पर यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जूल पर डिग्री सेल्सियस, कहीं पर भी इसमें मास नहीं आया. सो दिस इज फर्स्ट वन सीपी सी. ठीक है. पर ग्राम आ गया यानी सीपी स्पेसिफिक और पर मोल आ गया यानी सीपी मोलर. यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी पहला वाला जो है ये सीपी का फॉर्मूला लगेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हीट आपको पूछी है Q. ठीक है. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर Q इज इक्वल टू, अगर आप याद करो फॉर्मूले को तो Q बाई डेल्टा टी इज C. तो Q इज C डेल्टा टी. C की वैल्यू आपको दे रखी है 1 और डेल्टा टी की वैल्यू आपको दे रखी है 20. ठीक है. सो ये हो जाएगा 20 जूल्स. ये आपका हीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का. सेकंड क्वेश्चन में देखो पर ग्राम दे रखा है. डिनोमिनेटर में ग्राम यानी कि मास कब आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर. सो Q इज इक्वल टू mCs डेल्टा टी. ये फॉर्मूला लगेगा. मास ऑफ वाटर गिवन इज 9 ग्राम्स. ठीक है. Cs की वैल्यू वही है 1 और डेल्टा टी की वैल्यू आपको 20 दे रखी है 25 से 45. सो दिस इज 180 जूल्स. और जो तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है वो है Q इज इक्वल टू nCm डेल्टा टी. ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि Q बाय n डेल्टा टी इज Cm. नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर वाटर के लेने 9 ग्राम्स. 9 ग्राम्स का मतलब आधा मोल हो गया 9/18. ठीक है. Cm की वैल्यू 1 और डेल्टा टी की वैल्यू 20. तो दिस इज 10 जूल्स. सो आंसर इज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 20, दूसरे का आंसर 180, तीसरे का आंसर 10. दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखिए. डायरेक्ट क्वेश्चन है फिर से. Calculate the amount of heat required to raise the temperature of 54 grams of aluminium from 35 degree Celsius to 45 degree Celsius if Cp for aluminium is 24. Cp का मतलब हो गया कांस्टेंट प्रेशर पे ये प्रोसेस हो रही है और कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाली प्रोसेसेस के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी मोलर इनटू डेल्टा टी. मैंने सीपी मोलर का फॉर्मूला क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर यूनिट देखिए जूल पर केल्विन पर मोल. दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी. देखो जूल पर केल्विन, ठीक है, इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी. जूल पर केल्विन पर ग्राम या जूल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम या कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम. पर ग्राम जहां भी आएगा वो स्पेसिफिक हो जाएगा और उसी तरह से पर मोल जहां भी आएगा वो मोलर हो जाएगा. यहाँ पर मोल है तो ये मोलर हो गया. आपको क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ हीट यानी कि डेल्टा एच पूछा है. नंबर ऑफ मोल्स एल्यूमिनियम अगर अपन देखें मोलर मास इसका 27 होता है और 54 ग्राम्स एल्यूमिनियम दे रखा है यानी 2 मोल हो गया. सीपी मोलर की वैल्यू आपको 24 दे रखी है
और डेल्टा टी देखिए 35 से 45 यानी 10 डिग्री का चेंज है। सो दिस विल बी 480 जूल्स, 24 into 2 is 48 into 10 is 480। ठीक है, दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस। चलिए एक आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बताते हैं, कॉन्सेप्चुअली किस तरह से इसके एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है। Cp स्पेसिफिक फॉर अ डायटोमिक गैस हैविंग मोलर मास m इज इक्वल टू, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे बेसिक फॉर्मूले से, Cp मोलर माइनस Cv मोलर इज इक्वल टू R। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस पूरी इक्वेशन को Cp मोलर से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इस पूरी इक्वेशन को Cp मोलर से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या होगा, यहाँ पर Cp मोलर से आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, Cp मोलर से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये Cp मोलर बाय Cp मोलर तो हो जाएगा 1 माइनस Cv मोलर बाय Cp मोलर। अभी अपन ने लास्ट सेशन में पढ़ा था Cp बाय Cv गामा होता है, तो Cv बाय Cp उसका उल्टा होगा यानी 1 अपॉन गामा। तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू R अपॉन Cp मोलर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे जब आप यहाँ पर, तो ये बन जाएगा गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है, इज इक्वल टू R अपॉन Cp मोलर। ठीक है, यहां से जब आप Cp मोलर का फॉर्मूला निकालेंगे, Cp मोलर विल बी इक्वल टू R गामा अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, R गामा अपॉन गामा माइनस 1। और लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए Cp स्पेसिफिक। हमने दोनों का रिलेशन पढ़ा था, Cp मोलर और स्पेसिफिक का क्या रिलेशन था, मोलर इज स्पेसिफिक इनटू मोलर मास। ठीक है, ये मोलर है, आपको स्पेसिफिक चाहिए तो स्पेसिफिक के लिए मोलर डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे, यानी इस एक्सप्रेशन में मोलर मास डिवाइड हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा R गामा अपॉन कैपिटल M इंटू गामा माइनस 1। ये एक्सप्रेशन R गामा अपॉन कैपिटल M इंटू गामा माइनस 1, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन। इस तरह से आपको हीट कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको अप्रोच ये रखनी है। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में, सो बी वेरी केयरफुल एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द फॉर्मूलाज विच विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चंस। ठीक है, अब अपन इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे, वर्क डन ड्यूरिंग वेरियस। वर्क डन की शुरुआत में बेसिक चीज मैंने आपको बताई थी, अब यहाँ हम वेरियस प्रोसेसेस में होने वाले वर्क डन को कैसे किया जाता है उसके बारे में इस सेक्शन के अंदर बात। चलिए बच्चों, नेक्स्ट सेक्शन इज वर्क डन ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेसेस। तो थर्मोडायनेमिक्स में अलग अलग प्रोसेसेस के दौरान जो वर्क होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे। वैसे कुछ बेसिक आइडिया मैंने आपको पहले भी दिया था कि वर्क डन कैसे निकाला जाता है, और उसका हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस या यूं कहें कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा। क्लियर? वैसे थर्मोडायनामिक वर्क जो होता है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क ही होता है, और उसका एक बहुत जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज रिटन ओवर हियर। वर्क डन इज गिवन बाय माइनस इंटीग्रल P dV, एंड इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो V1 से V2 है। अज्यूमिंग कि हम इनिशियल वॉल्यूम V1 लेकर चल रहे हैं और V2 तक उसको एक्सपांड करते हैं या कंप्रेस करते हैं, व्हाटएवर इट इज, इनिशियल से फाइनल टेम्परेचर की तरफ अपन जा रहे हैं, और इस दौरान जो वर्क होता है दैट इज गिवन बाय माइनस इंटीग्रल P dV लिमिट्स V1 टू V2, यानी एक्सपांशन विल टेक प्लेस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2। ठीक है, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस सबसे पहला जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट ऑकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए हम इसे आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क भी कह सकते हैं। और वर्क डन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो एक्सटर्नल प्रेशर आप कितना लगा रहे हैं उसके बेसिस पर वर्क निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सीधे सीधे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, डेरिवेशंस के झंझट में मत पड़िए, यू जस्ट नीड फॉर्मूला, लर्न देम, और आपको सीधे सीधे फॉर्मूले क्वेश्चंस में यूज करने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का मेजर फर्क मैं आपको पहले बता दूं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो क्वेश्चन की हिंट से आपको ये समझ में आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आपको ये चीज बताएगा नहीं कि प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि द वर्क इज डन एट कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ दिस मच एटमॉस्फेयर, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप एक इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। जहां पर प्रेशर वेरी होता है
वहां पर वेरिएबल प्रेशर को हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है और ये डेरिवेशन इसको डिराइव करते हैं यहीं से। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से पी को हम फ्री करते हैं एनआरटी बाई वी, और एनआरटी बाई वी डीवी को हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसको इंटीग्रेट करने से हमें जो पहला फॉर्मूला मिलता है वो होता है माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। यहाँ पर एल एन जो है वो नेचुरल लॉग है और लॉग बेस ई है, एक ही बात है। तो माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। जब आप इसको नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, क्यों करना है लॉग बेस 10 में कन्वर्ट? इसलिए क्योंकि बिना बेस 10 में कन्वर्ट किए हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। हम जो लॉग की वैल्यूज जानते हैं वो सारी लॉग बेस 10 वाली हैं। लॉग 1 से 10 की वैल्यूज आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, सो लर्न देम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे जब इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम के पहले आपको लॉग बिना टेबल के कैसे निकालना किसी भी चीज का वो सिखाया जाएगा, मैं आपको उस चीज के बारे में बताऊंगा। चलिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में यहाँ पर नेचुरल लॉग इज 2.303 log base 10, नेचुरल लॉग इज यानी लॉग बेस ई इज इक्वल टू 2.303 log base 10 होता है। तो नेचुरल लॉग को हटाकर हम 2.303 log base 10 रख सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा माइनस 2.303 nRT log V2 by V1। ठीक है, और यहां से अगर अपन बात करें प्रेशर के टर्म्स में सेम फॉर्मूले को, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ लगता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, ये हम जानते हैं। और V2 by V1 को अगर आप यहां से निकालोगे तो वो P1 by P2 आएगा। सो इन प्लेस ऑफ दिस V2 by V1 यू आर सब्स्टिट्यूटिंग P1 by P2 फ्रॉम दिस फॉर्मूला, और आपको एक नया फॉर्मूला प्रेशर के चेंज के टर्म्स में मिल जाता है। कई बार क्वेश्चन आपको प्रेशर का वेरिएशन देता है, वॉल्यूम का वेरिएशन नहीं देता, तो क्वेश्चन क्या दे रहा है उसके बेसिस पर हम पहला या दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो हमारा फॉर्मूला बन गया माइनस एनआरटी एल एन P1 by P2, और यहां पर नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, सेम चीज माइनस 2.303 nRT लॉग P1 by P2। तो ये दोनों फॉर्मूले रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में होने वाले वर्क डन के बारे में बात करता है। चलिए, ये तो हो गए दोनों आइसोथर्मल में, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। अब हमें पढ़ना है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो, हम जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क मतलब Q की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगर हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे लगाएं तो डेल्टा इज Q प्लस W होता है, तो यहां से सीधे वर्क आ जाएगा। लास्ट सेक्शन में डेल्टा E के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था NCV मोलर डेल्टा T, तो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा E था, और डेल्टा E को मैंने NCV मोलर डेल्टा T रख दिया, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया। डेल्टा T हम जानते हैं T2 माइनस T1 होता है, दिस इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन। चलिए, CV को हमने R और गामा के टर्म्स में कैसे लिखा, तो ये CP मोलर माइनस CV मोलर इज इक्वल टू R। यहां से आपको CV मोलर को हटाना पड़ेगा, तो CV मोलर को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को CV मोलर से डिवाइड कर दीजिए, CP बाई CV आ जाएगा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन CV। तो यहाँ पर CP बाई CV करा तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन CV। CV मोलर निकालेंगे तो R अपॉन गामा माइनस 1 आएगा। तो ये वाला जो टर्म यहाँ पर है, इसकी जगह पर यहाँ पर हमने ये वाला टर्म रखा है, एंड यू गेट दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, चलिए अगला फॉर्मूला कैसे आया, तो nRT2 माइनस nRT1। देखो, PV इज इक्वल टू nRT अगर है तो P1 V1 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर आपको अगर देखना है तो नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है तो मोल्स में चेंज नहीं आएगा, nRT1। ठीक है, और उसी तरह से P2V2 इज इक्वल टू nRT2। तो nRT2 की जगह हम रख देंगे P2V2 और nRT1 की जगह हम रख देंगे P1V1। तो ये चारों वर्क डन के फॉर्मूले हैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर वर्क डन निकालना है तो ये फॉर्मूले हैं। कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रहा है उसके बेसिस पर इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक प्रोसेस, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज गिवन बाय द एरिया एनक्लोज्ड बाय दैट साइकिल, और अगर ग्राफ है तो इट इज द एरिया अंडर द ग्राफ। साइक्लिक प्रोसेस में मान लीजिए मैंने एक पीवी ग्राफ बनाया एंड दैट हैज टू बी अ पीवी ग्राफ, और साइकिल बना दी, ये साइकिल हो गई, तो ये एनक्लोज्ड फिगर हो गया, 2 डायमेंशनल एनक्लोज्ड फिगर। तो इस पर्टिकुलर जगह का जो एरिया है
ये एरिया आपको वर्क डन का मैग्नीट्यूड देगा। तो वर्क डन ड्यूरिंग मोर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस इज गिवन बाय एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल इन पीवी ग्राफ। तो साइकिल के अंदर जो एरिया है वो, और यदि ये ग्राफ है तो ग्राफ के नीचे का एरिया अंडर द ग्राफ दैट गिव्स यू वर्क डन। अल्टीमेटली पीवी के अंदर एरिया निकालना होता है, दैट गिव्स यू मैग्नीट्यूड। अब क्वेश्चन आता है डायरेक्शन के, डायरेक्शन या यूं कहें वर्क एक्सपांशन का है कि कंप्रेशन का साइन कन्वेंशन कैसे यूज होगा। तो डायरेक्शन देखनी है। मान लो ये वाले ग्राफ की बात करूं तो एरोज मैंने ऐसे बनाए हैं, अगर आप एरोज को ऐसे देखोगे तो दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ज्यादा प्रेशर पे एक्सपांशन हो रहा है। देखो ये जो प्रोसेस है यहां से यहां तक ये एक्सपांशन है, ये इतने प्रेशर पे हो रहा है, और कम प्रेशर पे हो रहा है सेम कंप्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले स्टेप का वर्क ज्यादा होगा और नीचे वाले का कम होगा। ऊपर वाला क्योंकि एक्सपांशन है तो ओवरऑल प्रोसेस एक्सपांशन की हो जाएगी एंड हेंस द प्रोसेस विल गिव यू नेगेटिव साइन। तो क्लॉकवाइज अगर है तो वर्क ऑफ एक्सपांशन होगा और ये नेगेटिव होगा। देखो हायर प्रेशर पे एक्सपांशन, लोअर प्रेशर पे कंप्रेशन, तो डोमिनेंट कौन हो गया यहां पर, एक्सपांशन हो गया, और इसलिए एक्सपांशन का वर्क ओवरऑल होगा। ये जो दोनों स्टेप्स हैं इन दोनों स्टेप्स का वर्क तो जीरो होगा क्योंकि ये दोनों में आइसोकोरिक प्रोसेस हो रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो क्लॉकवाइज में एक्सपांशन होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज में कंप्रेशन होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है। क्लियर? प्रोसेस विद जीरो वर्क डन। अगला जो केस आता है, कई बार आपको ये पूछते हैं कि कहां पर वर्क डन की वैल्यू जीरो होगी। तो जीरो वर्क डन को कैसे निकालेंगे? सिंपल सी चीज है, दो बातें अपने को ध्यान रखनी है। क्लियर? एक हम जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं उसमें P और dV है। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाए यानी प्रोसेस आइसोकोरिक हो तो एक तो वर्क डन उस समय जीरो हो जाता है, और यदि प्रेशर जीरो हो जाए, देखो वर्क डन में डेल्टा वी की वैल्यू जीरो कब होती है? प्रोसेस आइसोकोरिक होता है। तो यहाँ लिखा प्रोसेस आइसोकोरिक हो, डेल्टा वी जीरो हो जाता है, और डेल्टा वी जीरो होता है तो P डेल्टा वी भी जीरो हो जाता है, वर्क डन की वैल्यू जीरो हो जाती है। दूसरा है प्रेशर जीरो हो जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो कैसे हो जाएगा? एक्सटर्नल प्रेशर जीरो अगर आपको चाहिए तो आप अपने पिस्टन को जिसमें आप गैस को एक्सपांड कर रहे हो उसे एक ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां वैक्यूम है, बाहर कोई एयर नहीं है। देख सिंपल सी चीज है, एक पिस्टन पर एक बाहर से प्रेशर लगता है क्योंकि बाहर हवा है। अब अगर हम उसे एक ऐसे रूम में रख दें जहां हवा ही नहीं हो, यानी कि हमने वहां पर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं होगा क्योंकि हवा ही नहीं है, कोई गैस ही नहीं है। नथिंग इज देयर आउटसाइड द पिस्टन एंड हेंस द प्रेशर विल बी जीरो देयर, और इसलिए फ्री एक्सपांशन उसको कहा जाता है। फ्री का मतलब क्या हुआ? कोई ऑपोजिंग फोर्स नहीं है, बाहर कोई प्रेशर ही नहीं है, तो एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू जीरो हो गई, और इसीलिए इसे हम एक्सपांशन इन वैक्यूम कहते हैं। फ्री एक्सपांशन बोलो चाहे एक्सपांशन इन वैक्यूम बोलो, दोनों ही केसेस में वर्क डन की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। क्लियर? तो ये 5 तरह की प्रोसेसेस हैं: आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, उसके बाद में साइक्लिक प्रोसेस, एंड फाइनली कहां पर जीरो होता है ये प्रोसेस। क्लियर? तो ये तो हो गया वर्क डन। अब वर्क डन पर न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं? तो न्यूमेरिकल्स अपन यहीं से शुरुआत करेंगे और अगले सेक्शन के अंदर भी न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। लेट अस सी किस तरह के न्यूमेरिकल होते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल यहां पर जो है दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन किलो कैलोरीज। ध्यान रखना है, किलो कैलोरीज में आपको वर्क डन पूछा है, विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। ये रहा आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, ठीक है, फ्रॉम 2.24 लीटर टू 22.4 लीटर, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा W इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2 by V1. Substitute the values here. -2.303, N is the number of moles, 2 moles of an ideal gas. R की वैल्यू आपको किलो कैलोरी में चाहिए तो यहाँ रखना पड़ेगा 2 × 10⁻³ T की वैल्यू आपको यहाँ पर आइसोथर्मल 27 डिग्री दे रखा है तो 27 के लिए आपको 300 लेना पड़ेगा। log 22.4 इज द फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इज 2.24। देखो ये तो हो गया 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1। 1 से 10 log आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, 1 से 10 log याद कर लो, बहुत काम आने वाले हैं।
ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में इतना काफी है। इक्विलिब्रियम पे अपन जब जाएंगे तो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे बिना किसी लॉग टेबल के आप किसी भी चीज का लॉग निकाल सकते हैं। सो जस्ट वेट फॉर इट। अभी के लिए आपको लॉग 1 to 10 आपका काम है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब अपन आते हैं यहां से फर्दर इसको सॉल्व कैसे करें। तो 2 into 2 4 into 300 इज 1200, तो हो जाएगा -2.303 इंटू, ध्यान देना 1200 और ये है 10⁻³ तो ये 1.2 हो जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 2.3 से करें तो 12 3 36 होता है, 12 2 24 एंड 3 27। आपको जो पॉइंट लगाने हैं 2.3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 के बाद लगाना है 2.76 किलो कैलोरीज। दिस इज वेरी क्लोज टू योर एग्जैक्ट आंसर, लेकिन 2.303 से मल्टीप्लाई करने का कोई खास फायदा आपको नहीं होगा, इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट। अप्रोक्सीमेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट के पेपर में आपको जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना भी उतना जरूरी है जितना सही सॉल्व करना। देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ व्हाट, ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप तेज करो गलत करो कोई फायदा नहीं है, आप बहुत आराम से करो सब सही करो बहुत आराम से करो अगेन कोई फायदा नहीं है। आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है और सही भी करना है। तो इस स्पीड मेंटेन करने के लिए अप्रोक्सीमेशंस प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट 27 डिग्री सेल्सियस 1 मोल ऑफ गैस इज एक्सपांडेड एडियाबैटिकली एंड रिवर्सिबली। इसका मतलब प्रोसेस ये वाली है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या दिया है, सीवी मोलर दिया है, इसका मतलब फॉर्मूला ये लगेगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं, वेरी सिंपल, W इज इक्वल टू एन सीवी मोलर इंटू डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी होता है T2 माइनस T1। वर्क डन, वर्क ऑब्टेन्ड इज 3 किलो कैलोरीज इन एक्सपांशन। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको शुरू में भी बोला था, अभी फिर बोल रहा हूं, यहां अगर आपने एक गलती कर दी, जो आप करते हैं जो आप करेंगे, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसी गलतियों से बचें। कौन सी गलती, वर्क की वैल्यू 3000, 3 किलो कैलोरी किलो जूल्स दे रखी है, तो आप सीधे 3000 लिख दोगे। यदि आपने यहां पर सीधे 3000 लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 3000 अगर आपने लिख दिया तो यू आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव वर्क, बट एक्सपांशन का वर्क नेगेटिव होता है, तो यहां पर वर्क की वैल्यू -3000 आएगी, 3000 नहीं आएगी। बी वेरी केयरफुल विद इट। अगर आपने वर्क पॉजिटिव ले लिया इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट कंप्रेशन, लेकिन क्वेश्चन तो एक्सपांशन की बात कर रहा है, ठीक है। और वैसे भी एक और हिंट देता हूं, एडियाबैटिक एक्सपांशन रिजल्ट्स इन कूलिंग, इस बात का ध्यान रखना। और अगर आंसर 27 डिग्री यानी 300 केल्विन से छोटा आए तो ही मान के चलना कि आपका आंसर सही है, इससे बड़ा आ जाएगा तो आप गलत हैं। नंबर ऑफ मोल्स 1 है, सीवी मोलर की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, फाइनल टेम्परेचर हमें नहीं पता और इनिशियल टेम्परेचर है 300, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये है क्लियर। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहां बचेगा -150 इज इक्वल टू T2 माइनस 300, देयरफॉर T2 विल बी इक्वल टू 150 केल्विन। देखो शुरू का टेम्परेचर 300 केल्विन था और बाद का टेम्परेचर 150 केल्विन हो गया। एडियाबैटिक एक्सपांशन रिजल्ट्स इन कूलिंग, ये स्टेटमेंट यहां पर मैथमेटिकली प्रूव हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, लेकिन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स, ठीक है। चलिए इसको कंटिन्यू, कुछ क्वेश्चंस और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम वर्क डन ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेसेस। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट Q, W, डेल्टा E, डेल्टा H in kilojoules for 10 moles of an ideal gas at 227 degrees Celsius at which it expands isothermally. Now this is very very important कि आपको ये पता है, अगर आइसोथर्मली है तो आपको याद होगा आइसोथर्मल प्रोसेस जब अपन ने शुरू में पढ़ी थी, वहां मैंने आपको बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर डेल्टा E और डेल्टा H दोनों ही की वैल्यू 0 होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन तो हमारे सॉल्व हो गए। अब आता है Q और W। वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल का हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, Q कैसे निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा E इज Q प्लस W, और डेल्टा E की वैल्यू हम जानते हैं यहाँ 0 है, तो Q विल बी इक्वल टू माइनस W। यानी आपको वर्क निकालना है,
वर्क का जो भी वैल्यू आता है उसके आगे ऑपोजिट साइन लगा देना है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। क्योंकि वर्क एक्सपांशन का है तो वर्क ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, तो हीट यहाँ पर पॉजिटिव आएगी। वर्क का फॉर्मूला होता है -2.303, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, N 10 मोल्स, ठीक है। R हमें ये वैल्यू चाहिए किलो जूल में, तो R की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी 8.314 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर की वैल्यू 227 दे रखी है विच इज 500, 2.303 nRT, ठीक है, log P1/P2 यहाँ पर प्रेशर दिया है तो log 10/2। चलिए अब आपको एक ट्रिक शॉर्ट कैलकुलेशन बताता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत जगह काम आता है। 2.303 और 8.314 का प्रोडक्ट 19.15 होता है, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 19 ले सकते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो हो गया -19 इंटू 10 इंटू 500 इज 5000 इंटू log 5। log 5 आपको ध्यान रखना पड़ेगा 0.7 होता है, ठीक है। और यहां से 10⁻³ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज -95 इंटू 0.7। 19 इंटू 5 इज 95, 7 5 35, 9 7 63, 66 और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा -66.5 किलो जूल। ये वर्क डन हो गया। अब आपको पूछा जा रहा है हीट बताइए, तो हीट कितनी हो जाएगी बेटा, +66.5 किलो जूल। तो वर्क डन की वैल्यू -66.5 किलो जूल, ठीक है। हीट की वैल्यू +66.5 किलो जूल, डेल्टा E और डेल्टा H दोनों 0। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपांड एडियाबैटिकली एंड रिवर्सिबली। सो एडियाबैटिक और रिवर्सिबल की बात हो रही है, तो वर्क डन का वैल्यू हमें निकालना है। सीवी दे रखा है, कौन सा दे रखा है, देखो पर मोल है तो ये सीवी मोलर हो गया, ये बात पक्की है। तो वर्क डन विल बी गिवन बाय N CV मोलर इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स आर 2, CV मोलर इज 12.5, ठीक है। T2 इज फाइनल टेम्परेचर विच इज 200, जो वैल्यू है वही रखिएगा फाइनल और इनिशियल की, ठीक है। ये हो गया -100 और ये 25 है, तो हो जाएगा -2500 क्योंकि ये -100 है, तो 12.5 इंटू 2 होता है 25, 25 इंटू -100 का मतलब हो गया -2500। और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी जूल में। यदि आपको किलो जूल में वैल्यू पूछी जाए तो इट विल बी -2.5 किलो जूल्स। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस and 10 atmospheric pressure occupies a volume of 24.6 liters. Calculate the work done in kilojoules for isothermal reversible expansion to 246 liters. सबसे पहला है isothermal reversible. So फर्स्ट वाला सबसे पहले सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं, -2.303 nRT log V2/V1, ठीक है। सो W इज गिवन बाय -2.303, ठीक है। N की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 10, ठीक है। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है किलो जूल में, तो ये हो जाएगा 8.314 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर की वैल्यू 27 आपको दे रखी है, सो दिस इज 300 log V2/V1, V2 इज 246 और V1 इज 24.6, ये log 10 हो गया विच इज 1। 2.303 into 8.314 is -19 into 3, कैसे 3000 into 10⁻³ is 3, 19 3s are 57 होता है, so this is -57 kilojoules. This is how you solve the question. डायरेक्ट फॉर्मूला है, केवल आपको कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है। ये दोनों का प्रोडक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, 19.15 होता है एग्जैक्टली। अप्रोक्सीमेटली अगर आपको निकालना है तो दिस इज 19.15 इंटू 3 करोगे तो 57.45 -57.45 किलो जूल इसका वर्क डन आ जाएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन। इरिवर्सिबल एक्सपांशन वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है दिस इज एक्सपांडेड एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो 10 एटमॉस्फेयर बोला है तो यहाँ पर -10 ले लीजिए और V2 माइनस V1 करना है। V2 इज 244.6 माइनस ये हो जाएगा 24.6,
अब आपको यहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ऑप्शन में मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -10 इंटू ये हो जाएगा 220, तो हो गया -2200। देयर विल बी वन ऑप्शन 2200, और ये 2200 देखते आप उसे टिक करना चाहेंगे, बट इट विल बी रॉन्ग। 2200 जूल इज नॉट द आंसर। देखो ये जो वैल्यू है, इसमें प्रेशर आपने लिया है एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम लिया है लीटर में, तो इसका जो यूनिट आएगा वो होगा लीटर एटमॉस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको वर्क डन इन जूल चाहिए तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज अप्रोक्स 101.3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेटली 100 ले लेते हैं, -2200 इंटू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -221234 दीज मेनी जूल्स, ठीक है। और अगर आपको वर्क डन किलो जूल में पूछा है ऑप्शन में, तो इसको डिवाइड बाय 1000 कीजिए, -220 किलो जूल के लगभग इसका आंसर आएगा। सो बी वेरी केयरफुल विद द कन्वर्जन। देखो मैंने यहाँ पर किया है, आपको इसमें ऑप्शन कौन कौन से दे सकते हैं, देखो आपको दे सकते हैं -22, -220, -2200 एंड -22000। अगर आपको इनमें से ऑप्शन दिया है तो बी वेरी केयरफुल विद द कैलकुलेशंस एंड कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा इस सेक्शन के अंदर। इस तरह से दोनों क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। चलिए कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने आपको बोला था साइक्लिक प्रोसेस का वर्क इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय दैट पर्टिकुलर ग्राफ, तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए क्या है, कैलकुलेट वर्क डन इन जूल्स ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस। वर्क डन निकालना है तो आपको ये एरिया निकालना है। सिंपल सा लॉजिक है कि एरिया अंडर द पीवी ग्राफ और एरिया एनक्लोज्ड बाय अ पीवी साइकिल, ठीक है ना। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में जो साइकिल है, तो साइकिल का एरिया, ये इसका मतलब ये एरिया निकालना है। अब आप ज्योमेट्रिकल फिगर देखें तो ये एक रेक्टेंगल की तरह नजर आता है, तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स एरिया विल बी गिवन बाय सिंपली लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आपको लेंथ इनटू ब्रेड्थ करना है टू गेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में आप ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में और प्रेशर दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट टेबल जो हमने वर्क डन में पढ़ी थी, मैंने आपको बोला था कि अगर प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए, जो कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले इसको अगर लेंथ मान लें तो 12 - 5, ठीक है। ये जो लेंथ है 12 - 5 दैट इज 7 हो गई, लेकिन ये 7 लीटर है। लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए इंटू 10⁻³ करते हैं। मैंने आपको वहां पर बताया था 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये मैंने सबसे पहले लेंथ लिखी है, ये केवल लेंथ है, और लेंथ में मैंने 12 - 7 यानी कि ये लंबाई ली। दिस इज 12 - 5 विच इज 7, लेकिन वो लीटर में था तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए इंटू 10⁻³ किया। अब आइए ब्रेड्थ पे, जो कि ये है 5 - 1 4 इंटू 10⁵, 4 इंटू 10⁵, ठीक है। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2800 जूल्स। लेकिन अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि साइन कन्वेंशन फॉर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ क्लॉकवाइज साइकिल, और क्लॉकवाइज साइकिल में मैंने आपको कहा था वर्क ऑफ एक्सपांशन होता है इफेक्टिवली, एंड वर्क ऑफ एक्सपांशन इज नेगेटिव, देयरफॉर इसका आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन और करेंगे वर्क डन पे, फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा। फॉर अ सिंगल स्टेज एक्सपांशन प्रोसेस, सिंगल स्टेज एक्सपांशन यानी सिंगल स्टेप में एक्सपांशन हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, यहां से यहां। अब ये एक्सपांशन कैसे होता है, इसके लिए जब हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था सिंगल स्टेप में एक्सपांशन जब होता है तो हम वेट को रिलीज करते हैं तो प्रेशर ड्रॉप होता है, और जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होता है वॉल्यूम बढ़ता है, एंड द प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड लाइक दिस। पहले ए से इस पॉइंट पे आएगा, दिस इज ड्रॉप इन प्रेशर, बिकॉज जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो वेट को रिलीज किया जाता है एक स्टेप के लिए, पूरा जितना भी वेट है वो रिलीज कर देते हैं। जैसे आप वेट रिलीज करते हो प्रेशर ड्रॉप होता है, और प्रेशर ड्रॉप के साथ ही एक्सपेंशन होता है। अब अगर आपको इसका वर्क डन निकालना है तो यू हैव टू गेट द एरिया अंडर दिस ग्राफ, बिकॉज दिस इज पीवी ग्राफ पर एरिया अंडर द ग्राफ मतलब आपको ये वाले ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया निकालना है। अगेन इट सीम्स लाइक अ रेक्टेंगल, ठीक है। चलिए पहले अपन लीटर एटमॉस्फेयर में निकाल लेंगे,
और उसके बाद में हम सीधे सीधे इसको एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल निकालेंगे। चलिए यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये 5 एटमॉस्फेयर है और ये 1 एटमॉस्फेयर है। सॉरी, ये नहीं लेना है, हमें ये वाला लेना है। तो 1 और ये 0 है, तो एरिया इज गिवन बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर ये लेंथ है तो 4 माइनस 2 इज 2 इंटू ये ब्रेड्थ है, तो 1 माइनस, यहाँ पर ओरिजिन है तो 0 होगा, तो 1 माइनस 0 इज 1। सो ये हो गया 2। ठीक है, लीटर और एटमॉस्फेयर है तो इसकी यूनिट आएगी लीटर एटमॉस्फेयर। और एक्सपांशन हो रहा है, क्लियर कह रहा है वो कि 2 से 4 जा रहे हो आप, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, -2 लीटर एटमॉस्फेयर। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जूल में निकालिए। तो वर्क डन इन जूल्स, लीटर एटमॉस्फेयर में जो भी वर्क आया है उसको हम 101.3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बन जाएगा -2 102.6 जूल्स। दिस इज हाउ you solve the question related to work done during various processes। ठीक है, यहां पर हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है खत्म। नेक्स्ट सेशन से वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, तो लास्ट सेशन के अंदर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर दिया वर्क डन ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेसेस के साथ में। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट लॉ, नीट के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ भी इंपॉर्टेंट है और अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एब्रिविएटेड एज स्लॉट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ प्रोसेसेस के बारे में यहां बात करना है। देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रोसेस होती है, अब हमें पढ़ना है प्रोसेस किन कंडीशंस में होती, किन में नहीं होती, यानी वी विल बी डीलिंग विद स्पॉन्टेनिटी। उससे पहले मैं आपको बता दूं प्रोसेसेस दो तरह की होती हैं, फीजिबल और नॉन फीजिबल। फीजिबल का मतलब होता है जो हो सके, और नॉन फीजिबल का मतलब होता है जो ना हो सके। जो हो ही नहीं सकती उसकी बात करने का कोई मतलब नहीं है। सो वी विल टॉक अबाउट दोज प्रोसेसेस विच आर फीजिबल, यानी जो हो सकती है। अब कैसे हो सकती है उसके बारे में बात करें तो हम प्रोसेसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या फर्क है, होती दोनों ही है, ध्यान रखना, बोथ आर फीजिबल। बट कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती है जिनके अंदर अपने आप होने की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। ठीक है, कुछ प्रोसेसेस को अपने आप होने की नेचुरल टेंडेंसी होती है। दोज प्रोसेसेस विच हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू अकर ऑन इट्स ओन आर नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। और कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जो अपने आप नहीं होती लेकिन हो सकती हैं यदि उन्हें कांस्टेंट एनर्जी सपोर्ट मिले। ठीक है, तो पहले स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं, फिर मैं नॉन स्पॉन्टेनियस का आता हूं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में भी फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक जिन्हें किसी इनिशिएशन की आवश्यकता नहीं होती, यानी आपको शुरू नहीं करना है, वो अपने आप होगा। ठीक है, और कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती है जिनमें शुरुआत करनी पड़ती है, वंस इनिशिएटेड देन द प्रोसेस गेट्स टू कंप्लीशन। तो फर्क समझ में आया। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस दो कैटेगरी की होती हैं, विदाउट इनिशिएशन, जो बिना किसी इनिशिएशन के शुरू हो जाए, और दूसरी होती है विद इनिशिएशन, यानी इनिशिएट करना पड़ेगा तब होंगी, लेकिन एक बार इनिशिएट कर दिया तो फिर पूरी होगी। ठीक है, तो दोनों के टाइप्स और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला, विदाउट इनिशिएशन फ्लो ऑफ वाटर डाउन हिल। इसमें डाउन, नीचे की तरफ पानी का बहना। देखो एक सिंपल चीज है, ऊपर पहाड़ से नीचे की तरफ झरने का बहना, ये एक अपने आप होने वाला प्रोसेस होता है। पानी होना चाहिए ऑफ कोर्स, पानी नहीं होगा तो कैसे बहेगा। ऊपर से नीचे की तरफ पानी का बहना, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, हीट लॉस फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। आप गर्म पानी मग में रखते हैं तो उस गर्म पानी में से हीट अपने आप बाहर निकलती है और आप देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो गया। ये करने के लिए आपने कुछ नहीं किया, पानी गर्म होना चाहिए बस, अपने आप वो अपनी हीट लॉस करेगा और प्रोसेस खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए अगला है न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन। केमिस्ट्री से भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें समझ आएगा। न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस को मिलाने पर प्रोसेस जो होती है उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। एंड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कभी आप लैब में एसिड और बेस को मिलाइए, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद में रिएक्शन पूरी हो गई
और सॉल्ट और वाटर अपने आप बना, इसके लिए आपको किसी इनिशिएशन की जरूरत नहीं होती। प्रेसिपिटेशन, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आई कैन गिव यू। AgNO3 और KCl को कभी मिलाइए, या सिल्वर आयंस के किसी सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन का कोई भी सोर्स, KCl, NaCl, CaCl2, कुछ भी, एनी क्लोराइड आयन सोर्स मिलाइए, Ag और Cl के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है जुड़कर प्रेसिपिटेट होने की। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपने अगर देखा हो तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जब अपन सिल्वर क्लोराइड और NaCl या KCl को मिलाते हैं तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें नजर आता है। सो इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। तो ऐसी प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं और इसमें इनिशिएशन की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रोसेस है विद इनिशिएशन, यानी प्रोसेस होगी लेकिन जब तक आप उसे शुरू नहीं करोगे तब तक नहीं होगी। यानी यू नीड टू स्टार्ट द प्रोसेस, and once started it gets to completion. Burning of fuels is one of the best examples of such category of spontaneous process. पेट्रोल एक बार जला दिया तो पूरा जल के ही खत्म होगा, अनलेस एंड अनटिल आप उसे रोकें। आग लगती है कहीं पे तो हमें उसे बुझानी पड़ती है, वो अपने आप नहीं बुझती। ठीक है, किसी भी फ्यूल का बर्न होना, एनी फ्यूल व्हेन बर्न्ड, ठीक है, वंस इनिशिएट, देखो जब तक आप उसको जलाओगे नहीं तब तक नहीं जलेगा, तब तक वो प्रोसेस नहीं होगी बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, जैसे पेट्रोल को जब तक आप बॉटल में प्रिजर्व करके रखते हो तब तक कुछ नहीं होता, लेकिन पेट्रोल को बाहर निकाल के अगर आपने आग लगा दी तो एक बार आग लगाई तो जितना पेट्रोल है पूरा खत्म होके ही प्रोसेस बंद होगी, तब तक बंद नहीं होगी। सो इट गेट्स टू कंप्लीशन बट यू नीड टू स्टार्ट इट। शुरू करना पड़ता है, लेकिन एक बार शुरू कर दिया तो फिर वो पूरा होके ही बंद होता है, अनलेस एंड अनटिल आप बाहर से उसे बंद करें। ठीक है, और अगला एक केमिस्ट्री का एग्जांपल है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, हीट देकर उसे डिकम्पोज करना। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। शुरू में आपने हीट दे दी, तो एक बार हीट दे दी तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन गया, और ये प्रोसेस फिर अपने आप चलती रहती है एंड इट गेट्स टू कंप्लीशन ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन। तो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को एक बार आपको हीट जरूर करना पड़ेगा, एक बार आपको डिकम्पोज करना पड़ेगा। वंस डिकम्पोज द प्रोसेस गेट्स टू कंप्लीशन ऑन इट्स ओन। ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विद इनिशिएशन। ठीक है, चलिए अब आते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस पर। क्या होती हैं ये प्रोसेसेस? मैंने अभी आपको कहा जिनके अंदर खुद के अपने आप होने की नेचुरल टेंडेंसी नहीं होती, उन्हें हम नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। यानी होगी तो सही, लेकिन जब तक एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता रहेगा तब तक होगी, जैसे ही एक्सटर्नल सपोर्ट बंद हो गया प्रोसेस बंद हो जाएगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जो आपने अपने घर में देखे हैं। एसी चलता है, कब तक चलता है? जब तक स्विच ऑन होता है तब तक ही चलता है। स्विच बंद कर दिया, एसी का मेन स्विच ऑफ कर दोगे तो क्या एसी चलेगा? नहीं, चलता तो है, यानी प्रोसेस तो हो रही है, लेकिन ये प्रोसेस तब तक ही हो रही है जब तक आप उसको करंट दे रहे हो। सेम गोज विद फैन। पंखा कब तक चलेगा? जब तक उसको हम करंट देते रहेंगे। लाइट कब तक चलेगी? जब तक हम उसको करंट देते रहेंगे। आपने केमिस्ट्री में एक एग्जांपल पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। करंट देकर पानी को ब्रेक करना, H2 और O2 में बदल देना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है पानी को जब आप ब्रेक करते हो। ठीक है, पानी को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी चाहिएगी और लगातार चाहिएगी। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने करंट दे दिया तो फिर प्रोसेस चलती रहेगी। अगर ऐसा होता कि एसी और पंखा एक बार करंट देने से चलता तो बिजली का बिल ही नहीं आता। ठीक है, इट वुड हैव बीन वंडरफुल फॉर अस, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो उसके लिए भी आपको करंट तो देना ही पड़ेगा, और लगातार देना पड़ेगा। जितनी देर आप करंट दोगे उतनी देर प्रोसेस होगी। जैसे ही करंट देना आप बंद करोगे वैसे ही प्रोसेस बंद हो जाती है। ये चीज हमने फैराडेज लॉ में पढ़ी है 12th के अंदर। यस, आप जानते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये तो हो गया अबाउट बेसिक प्रोसेसेस। स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनिटी किसको कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि अगर मैं आपको कोई प्रोसेस दे दूं और बोलूं बताइए ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो क्या करेंगे? तो आपको दो क्राइटेरिया चेक करने हैं। दीज आर दी क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। देयर आर टू क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। एक होता है एनर्जी और दूसरा होता है रैंडमनेस। जब भी मैं आपको कोई प्रोसेस दूं और बोलूं बताइए ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो आपको एनर्जी और रैंडमनेस क्राइटेरिया को एक बार चेक कर लेना है।
व्हाट इज द एनर्जी क्राइटेरिया? किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एनर्जी शुड डिक्रीज, और किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए रैंडमनेस शुड इंक्रीज। यानी अगर आप चाहते हो कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो तो एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए और रैंडमनेस इंक्रीज होनी चाहिए। नाउ लेट अस कम टू वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट है नॉट द सोल क्राइटेरिया ऑफ एनर्जी और randomness, neither of them is the sole criteria. What do you mean by sole criteria of spontaneity? Sole का मतलब होता है ये है तो स्पॉन्टेनियस होगा, ये नहीं है तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ऐसा न तो एनर्जी के साथ है कि एनर्जी का क्राइटेरिया में आपने देखे एनर्जी डिक्रीज हो रही है और आप कह दो कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो ये गलत हो जाएगा। हो सकता है सही भी हो जाए, हो सकता है गलत भी हो जाए, यानी फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ केवल एनर्जी को देखकर हम कभी ये जजमेंट नहीं करेंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में एनर्जी बढ़ती भी है। अब कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन का एग्जांपल अभी हमने यहां पढ़ा, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी आप एनर्जी दे रहे हो। जब आप सिस्टम को एनर्जी देते हो तो एनर्जी बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है। ये कह रहा है इट शुड डिक्रीज, लेकिन यहां हमने इसे स्पॉन्टेनियस में रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई प्रोसेस में एनर्जी बढ़ रही हो तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। इसलिए केवल एनर्जी बढ़ रही है ये देखकर आप ये नहीं कह सकते कि प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, केवल एनर्जी घट रही है ये देखकर आप ये नहीं कह सकते कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, दूसरे क्राइटेरिया पे आइए, रैंडमनेस। रैंडमनेस बढ़ती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। अगेन पॉइंट यही है कि केवल रैंडमनेस का बढ़ना स्पॉन्टेनिटी को बताए ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपको एनर्जी और रैंडमनेस, नाइदर ऑफ देम इज द सोल क्राइटेरिया, बट यू हैव टू सी देम कंबाइंड। आपको दोनों को एक साथ रख के देखना है कि क्या वाकई ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि दोनों को एक साथ रख के कैसे देखें? तो दोनों को एक साथ रखो और देखो दोनों में से क्या कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है। इफ यस, देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस अंडर सर्टेन कंडीशंस। अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है और रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए तो प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। अगर एनर्जी इंक्रीज हो रहा है लेकिन रैंडमनेस भी इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, लेकिन रैंडमनेस भी, देखो यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है लेकिन रैंडमनेस क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि गैस बन रहा है सॉलिड से। सॉलिड से गैस बनेगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट तो ज्यादा होगा ना, तो इट विल बी मोर रैंडम। तो मोर रैंडम है तो रैंडमनेस का क्राइटेरिया ये इक्वेशन फुलफिल कर रही है, लेकिन एनर्जी का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही। एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है ना, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस अंडर सर्टेन कंडीशंस। क्या कंडीशन है उसको अपन आगे बात करेंगे। चलिए इधर आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आइस। फॉर्मेशन ऑफ आइस में हम लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पानी से बर्फ बनेगी तो रैंडमनेस घटेगी। पानी से बर्फ बनेगी तो मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएंगे, एक जगह पर रहेंगे, मूवमेंट कम हो जाएगा, रैंडमनेस कम हो जाएगी। तो यहाँ तो रैंडमनेस कम हो रही है और हम कह रहे हैं रैंडमनेस बढ़नी चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है? फॉर्मेशन ऑफ आइस स्पॉन्टेनियस होता है कि नहीं होता है? पहले तो ये सब बताओ, क्या ये बर्फ अपने आप बनती है? हाँ बनती है। कहाँ बनती है? कुल्लू मनाली में बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है। तो आप अगर अहमदाबाद की बात करोगे तो ऑफकोर्स ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अहमदाबाद में 0 डिग्री कभी आता ही नहीं है, 20 डिग्री से नीचे ही नहीं आता ठंड में। 0 डिग्री से नीचे आने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब ये 0 डिग्री के नीचे आएगा तो बर्फ अपने आप बनेगी, ऑटोमेटिकली बनेगी। जब स्नोफॉल होता है तो क्या बर्फ आप बनाते हो? मैं बनाता हूं? नहीं, नेचर बनाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर 0 से नीचे होता है। तो आइस का फॉर्मेशन अंडर नॉर्मल या नेचुरल कंडीशंस इज स्पॉन्टेनियस, बट वो होगा कि नहीं होगा ये टेम्परेचर डिसाइड करता है। अहमदाबाद में इसलिए नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर 0 या उससे नीचे कभी नहीं जाता, और कुल्लू मनाली में इसलिए होता है क्योंकि हर साल सर्दियों में वहां टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है। सो इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, टेम्परेचर इज द कंडीशन। अब ये स्पॉन्टेनियस क्यों है? रैंडमनेस तो घट रही है लेकिन एनर्जी बढ़ रही है। देखो लिक्विड से जब आप
सॉलिड की तरफ जाते हैं, सॉरी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, बढ़ नहीं रही है। जब आप लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होती है, और एनर्जी का डिक्रीज इज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो सिंपल सा रूल है, किसी भी प्रोसेस पे आप दोनों क्राइटेरिया को चेक करोगे, दोनों में से एक भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाता है तो प्रोसेस अंडर सर्टेन कंडीशन स्पॉन्टेनियस होगी। यहाँ कंडीशन कौन सी है? यहाँ पर कंडीशन है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा तो बर्फ बनेगी, 0 डिग्री से ऊपर रहेगा तो बर्फ नहीं बनेगी। क्लियर? चलिए अब आप एक सिंपल सी चीज समझना, एनर्जी और रैंडमनेस ये दो क्राइटेरिया है। एनर्जी के क्राइटेरिया को हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी चेंज के रूप में पढ़ लिया है। सो दिस इज टोटल एनर्जी या टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। इफ यू रिमेंबर हमने एंथैल्पी के लिए बोला था, लेकिन हमने रैंडमनेस के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा। सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पहले हम रैंडमनेस को पढ़ेंगे, और रैंडमनेस को पढ़ने के बाद में रैंडमनेस और एनर्जी दोनों के क्राइटेरिया को कंबाइन कर देंगे, और उस कॉम्बिनेशन से जो भी टर्म आएगा वो टर्म आपका सोल क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी हो जाएगा, विच इज गिव्स फ्री एनर्जी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए लेट अस टॉक अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ रैंडमनेस, जिसको हम मैथमेटिकली एंट्रोपी के फॉर्म में केमिस्ट्री के अंदर एंट्रोपी के नाम से पढ़ते हैं। एंट्रोपी क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, कितना डिसऑर्डर है या कितनी रैंडमनेस है सिस्टम के अंदर, उसे दर्शाने के लिए हम एंट्रोपी का यूज लेते हैं। डिसऑर्डर जितना ज्यादा होगा, एंट्रोपी एस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, यानी द वैल्यू ऑफ एस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ रैंडमनेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। जितना ज्यादा रैंडम उतना ज्यादा डिसऑर्डर, उतना ज्यादा एस का वैल्यू। ठीक है, चलिए ये दोनों स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी टर्म की ही तरह रैंडमनेस का भी एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, लेकिन सेकंड लॉ से नहीं निकाल सकते, ध्यान रखिएगा। एनर्जी के टर्म में हमने कहा था हम एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते, लेकिन यहां मैं बोल रहा हूं एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका मतलब यह है किसी लॉ से तो निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी निकाल सकते हैं। कैसे, वो अपन थर्ड लॉ जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा एस इज गिवन बाय Q रिवर्सिबल बाय T। क्लियर? T इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड यूनिट ऑफ दिस इज जूल पर केल्विन, इसका जूल इसका केल्विन, सो ऑब्वियसली इसका यूनिट जूल पर केल्विन हो जाएगा। किसी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर मैं आपको बोलूं डेल्टा एस निकालो तो कैसे निकालोगे? मान लो एक केमिकल रिएक्शन है, AA गिव्स यू BB। स्मॉल ए और स्मॉल बी आप जानते हैं मोल्स यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, और मैं आपको कहूं डेल्टा एस निकालो। Now what will be given to you is you will be provided with the entropy of A and entropy, यानी सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी आपको प्रोवाइड होगी। तो क्या करोगे? डेल्टा एस इज गिवन बाय समेशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स जितने भी प्रोडक्ट्स हो, यहाँ तो एक ही बताया मैंने, 2 3 4 5 हो सकते हैं, सभी की एंट्रोपीज को जोड़ लीजिए, माइनस कीजिए समेशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, सारे रिएक्टेंट की एंट्रोपी को जोड़ के प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दीजिए, जो आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज एंट्रोपी चेंज। तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा एस इज गिवन बाय B यानी मोल्स ऑफ B इनटू एंट्रोपी ऑफ B माइनस मोल्स ऑफ A इनटू एंट्रोपी ऑफ A। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस इक्वेशन यानी कि केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड आपको एंट्रोपी का क्वेश्चन आए तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी एंट्रोपी का कंसेप्ट बाकी है। वी विल कंटिन्यू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी इन द नेक्स्ट सेशन। ओके।